और बताओ सबके क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि बढ़िया होगे और तुम्हारी बायों में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन उसी समय एक टॉपर आ जाता है और तुम्हारी सिट्टी पिट्टी वहीं पे गुल हो जाती है। इस सिचुएशन में तुम पक्का ये सोचते होगे कि काश इसकी जगह हम भी होते। आज हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस ताकि तुम भी एक टॉपर वाली कैटेगरी में आ जाओ। मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म और फीमेल के अंदर बनते हैं ओवम। मेल के अंदर इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल के अंदर इसे बोलते हैं oogenesis। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया म्योटिक डिवीजन करके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना देता है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल ही है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होगा और डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में विकसित कर लेगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों आपस में मिलके 4 ग्लोब्यूलर शेप स्पर्मेटिड को जन्म देंगे और एक 4 ग्लोब्यूलर शेप स्पर्मेटिड 4 एलोंगेटेड स्पर्म्स को जन्म देंगे। यानी कि तुम कह सकते हो कि स्पर्मेटोगोनिया इवोल्व होके स्पर्म्स बना रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि जब 4 ग्लोब्यूलर शेप स्पर्मेटिड 4 एलोंगेटेड स्पर्म्स में बदल जाए, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस नाम देते हैं। वैसे यहाँ पे 4 लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 4 बनते मैंने इसलिए जस्टिफाई कर दिया। वैसे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सर्टोली सेल्स के बारे में। सर्टोली सेल्स क्या काम करते हैं? स्पर्म्स को पना देते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। पहले यंग इमेच्योर स्पर्म्स सर्टोली सेल्स के जाके चिपक जाते हैं ताकि वो मैच्योर हो सके। मैच्योर होने के लिए उन्हें चाहिए न्यूट्रिशन, जो कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जब ये स्पर्म्स बड़े हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, इनके बीच में दरार आ जाती है। 36 का आंकड़ा बन जाता है और ये फ्रेंडशिप धरी की धरी रह जाती है और ये स्पर्म डक्ट सिस्टम की तरफ बढ़ने लगते हैं। डक्ट सिस्टम क्या है मैंने तुम्हें बता रखा है पहले वाली वीडियोस में, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। अब ये स्पर्म जब पूरे मैच्योर होके डक्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है स्पर्मिएशन और ये बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे तो रट कर जाना। अब हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। ये थोड़ा सा फालतू है बट कोई बात नहीं। सबसे पहले हेड पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, क्रोमोसोमल मटेरियल। तो एक्रोसोम के अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं, यानी कि एक्रोसोम एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिर हम बात करते हैं मिडल पार्ट की, यानी कि पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है जब स्पर्म को जरूरत होती है। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है मिडल पार्ट के अंदर से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लिख आना। और टेल पार्ट तो तुम्हें पता ही है कि इतना कुछ खास है नहीं अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो इसलिए अब हम करते हैं सीमन। सीमन वही है जब तुम मास्टरबेट करते हो और व्हाइटिश अल्कलिन विस्कस फ्लूइड रिलीज होती है पेनिस से, इसी को नाम दे देते हैं सीमन। सीमन एक इजैकुलेशन के अंदर 4 से 5 ml रिलीज होता है। अब सीमन 2 चीजों से बना होता है। सबसे पहला स्पर्म और दूसरा स्पर्मेटिक फ्लूइड या फिर प्लाज्मा। स्पर्म 200 से 300 मिलियन होते हैं एक इजैकुलेशन के अंदर और स्पर्मेटिक फ्लूइड या फिर प्लाज्मा एक्सेसरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होकर आते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है, पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। अब एक फर्टाइल मैन के लिए ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं
60% तो नॉर्मल शेप के होते हैं और बाकी 40% विगरस मोटिलिटी के होते हैं। जब ये कंडीशंस क्लियर हो जाएगी तब जाके मैन एक फर्टाइल मैन कहलाता है। अब बड़ा बोर हो रहे होगे तो इसलिए फीमेल की बात भी कर लेते हैं, यानी कि oogenesis। सबसे पहले उगोनिया होता है जो कि माइटोटिक डिवीजन करता है और डिफ्रेंशिएशन करता है ताकि वो प्राइमरी oocyte बना सके। प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन करता है, फिर वहीं पर रुक जाता है, यानी कि प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ तक रहता है। उसके बाद जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है तो ये जो मियोटिक डिवीजन बंद हुई थी चालू हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है। वैसे फीटल लाइफ और प्यूबर्टी के बीच में एक फेज और होता है जो कि होता है चाइल्डहुड। यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता oogenesis से रिलेटेड, इसलिए मैंने जस्टिफाई नहीं करा। फिर ये जो प्राइमरी oocyte ने मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली थी, एडल्ट स्टेज में आके प्राइमरी oocyte बनाएगा और सेकेंडरी oocyte बनाएगा। अब जो सेकेंडरी oocyte है ये करता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन और वहीं पर स्टॉप हो जाता है। इसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होती है जब इसे स्पर्म मिलते हैं, यानी कि स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और फिर बाद में एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देता है और एक ओवम बना देता है। ओवम को वैसे ऊटिड भी बोला जाता है, पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ लिया तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यार मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होगे इसके बारे में। कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे सिर के ऊपर से बातें जा रही हैं, लेकिन टेंशन मत लो, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तब तक है जब तक तुम कर ना लो। अब हम oogenesis की थोड़ी और बातें जानते हैं। जब एक लड़की अपनी फीटल लाइफ में होती है यानी कि बेबी होती है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ उगोनिया बनते हैं, लेकिन बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होता, यानी बनता ही नहीं है। फिर जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है सिर्फ 60 to 80 के उगोनिया लेफ्ट होते हैं एक ओवरी के अंदर, ठीक है, 60 से 80 हजार, और ये जो मिलियंस ऑफ उगोनिया थे एक ओवरी के अंदर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 साल की उम्र में स्टार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं मिनार्क, और मीनोपोज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है जो कि 51 ईयर्स होता है। अब टोटल रिप्रोडक्टिव लाइफ तुम इजीली बता सकते हो कि क्या होगी। सीधा सा है यार, मीनोपोज में से मिनार्क माइनस कर दो, 51 माइनस 11 जो कि होते हैं 40 साल। इन 40 सालों के अंदर वुमेन रिप्रोडक्शन कर सकती है। यहां से बोर्ड्स का क्वेश्चन जरूर आता है तो इसे रट लेना। अब हम थोड़ी सी छोटी मोटी बातें जान लेते हैं जो कि है तो छोटी लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में एक बार होती है, तो एक साल में कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई? सही हिसाब लगाया तो बढ़िया, गलत लगाया तो कोई बात नहीं। एक साल के अंदर 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक oocyte भी रिलीज होता है। तो एक महीने में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई तो उसी टाइम एक oocyte भी रिलीज होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो एक साल के अंदर 12 oocyte रिलीज होंगे, जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई उतनी बार। तो टोटल लाइफ साइकिल में वुमेन की कितने oocyte रिलीज हुए, अब तो मुझे ये बताओ। जवाब बिल्कुल सीधा सा है यार, 12 इंटू 40। रिप्रोडक्टिव लाइफ को 12 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि आएगा 480, अप्रोक्सीमेट 500।